Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. So आज की वीडियो है रिगार्डिंग क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो मास्टर कैडर का सिलेबस है, ठीक है, वो तो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। जो लेक्चरर का सिलेबस है दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू मास्टर कैडर सिलेबस एक्सेप्ट दिस टॉपिक जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है लैग्रेंजियन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक में अगर हम लेक्चरर का प्रीवियस ईयर का पेपर देखें तो 15 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन जो हैं इसी टॉपिक में से आए हुए हैं। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो चाहे अगर आप लेक्चरर के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, CSIR नेट की, जेस्ट की, ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आता ही आता है। सो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस टॉपिक। फर्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दे आर कि लैग्रेंजियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि हम हैमिल्टोनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। थर्ड है उसमें हमें लैग्रेंजियन गिवन होगा, हमें हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करना होगा, या फिर हमें जो है हैमिल्टोनियन गिवन होगा तो लैग्रेंजियन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से डील करेंगे एंड जो थ्योरी है कि लैग्रेंजियन होता क्या है, व्हाट आर कॉन्स्ट्रेंट्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, उन सबको जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट जो प्रीवियस ईयर का लेक्चरर का पेपर है जो उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक है कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन, रोकना। तो वही है, इट इज़ द कंडीशन विच रिस्ट्रिक्ट्स द मोशन ऑफ द सिस्टम। जैसे कोई सिस्टम है, उसकी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो किसी तरीके से वो मूव कर रहा है, अगर हम उसकी मोशन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मूव करना चाहिए, इसकी सिर्फ इसी एक्सिस में मूव करना चाहिए, तो वो किसी तरीके से भी कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, उसको हम कह देते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, वो कंडीशन जो कि मोशन ऑफ सिस्टम को रिस्ट्रिक्ट करे। अब इसमें भी जो है 4 टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। फर्स्ट जो है दे आर होलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स। होलोनॉमिक में क्या होता है, दीज आर द कॉन्स्ट्रेंट्स which are expressible as equations connecting the coordinates and time. So it means ये वो constraints हैं जिनको हम equation की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो equation होगी उसमें x, y, z जो coordinates होंगे वो involved होंगे, time होगा and वो condition जो होगी। ठीक है, तो जब इस तरीके से coordinates and time को connect करते हुए equation की फॉर्म में लिखे जाएं, उन constraints को हम कह देते हैं holonomic constraints। जैसे यहाँ पर जो है एक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, एक उसके ऊपर कंडीशन लगा दी है कि जो पेंडुलम है जब वो मूव करेगा इट हैज़ टू फॉलो दिस कंडीशन x² + y² इज इक्वल टू l²। तो इस तरीके से जो मोशन ऑफ पेंडुलम है उसके ऊपर एक कंडीशन लग गई है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्ट्रेंट। एंड पर्टिकुलरली ये कौन से हैं, होलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, बिकॉज यहाँ पर x एंड y जो कोऑर्डिनेट्स कनेक्टेड हैं एट पर्टिकुलर टाइम t, तो ये है होलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट की एग्जाम्पल। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ होलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स। तो यहाँ पर जैसे एक बॉडी है, अगर उसको जो है सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर ही मूव करना है, ठीक है, जो सरफेस ऑफ स्फीयर है अगर वो वहीं मूव करेगी इट मीन्स, तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट उसके ऊपर इम्पोज हो गया कि बॉडी को कहाँ मूव करना है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। इन दैट केस जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या होगी कि उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं x² + y² + z² दैट इज़ इक्वल टू r²। सो इस तरीके से जो है ये होते हैं होलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स जिनमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं एंड टाइम है दे आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन होलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स। नॉन होलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वहाँ पर जो ये कंडीशन है होलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट वाली दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसको कैसे हम देखेंगे, सो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं मोशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। सो हमारे पास यहाँ स्फीयर है, वाइट डॉट से जो है मैंने यहाँ पर बॉडी रिप्रेजेंट की है विच इज़ स्लाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो कुछ टाइम तक तो वो स्लाइड करेगी अलॉन्ग द सरफेस ऑफ स्फीयर, देन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट विल लेफ्ट द स्फीयर, और स्फीयर से नीचे गिर जाएगी। सो यहाँ पर देखो 2 कंडीशंस हैं, x² + y² + z² इज इक्वल टू r²। तो ये कंडीशन कब तक रहेगी, व्हेन द बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और जैसे ही जो है
इट विल लीव द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड इट विल फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने कंबाइनली देखा जो इक्वेशन है दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है जो कंडीशन है दैट इज टर्म्ड एज नॉन होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट्स। तो थर्ड टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं स्केलेटोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट। दीज कॉन्स्ट्रेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पेंडुलम है विच इज़ ऑफ इनएक्सटेंसिबल लेंथ, तो यहाँ पर जो उसकी कंडीशन होगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर। तो पेंडुलम की लेंथ इनएक्सटेंसिबल है, जो स्ट्रिंग है दैट इज़ इनएक्सटेंसिबल, इट मीन्स टाइम के साथ जो है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज फॉलो दिस कंडीशन। इस कंडीशन में जो है कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल लेंथ जो कि होगी एल नॉट स्क्वायर। सो जो लास्ट टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं दे आर रियोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स। यहाँ पर जो है दीज कॉन्स्ट्रेंट्स डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम, मीन्स यहाँ पर जो है टाइम इन्वॉल्व होगा। एक्सप्लिसिट मतलब डायरेक्टली नहीं जो है डिपेंड होंगे, एक्सप्लिसिटली डिपेंड होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी, तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है दैट इज़ एट टाइम टी, मतलब यहाँ पर जो लेंथ है वो इनएक्सटेंसिबल नहीं है, विद टाइम जो है लेंथ बीइंग इनएक्सटेंसिबल उसमें जो है लेंथ बीइंग एक्सटेंसिबल उसमें चेंज आएगा लेंथ में, इसलिए जो टी इंस्टेंट है उस पर लेंथ है एल स्क्वायर। सो इस तरीके से वी गॉट टू नो अबाउट 4 टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। कौन कौन से थे, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, स्केलेटोनोमिक एंड रियोनोमिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। अब हम देखते हैं जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जिनमें जो है अ बॉडी कैन फ्रीली मूव। अब यहाँ पर हम यही इमेजिन करेंगे कि एक सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स हैं और उसमें कोई कॉन्स्ट्रेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। पहले ये अज्यूम करके चलते हैं, अगर यहाँ पर n पार्टिकल्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट्स, तो यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, मतलब जो एक पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स वाई जेड, n पार्टिकल है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3n, ठीक है। ये तो हमें पता है, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट विच वी हैव स्टडीड। मतलब n पार्टिकल्स अगर होते हैं तो 3n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को ही हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इट मीन्स जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है दैट विल बिकम 3n। तो अब हम देखते हैं जब कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे चेंज होंगी। सो फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्ट्रेंट्स को हमने मान लिया दैट एक सिस्टम ऐसा है जिसमें k नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब हमें ये पता है विच रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ द सिस्टम। अब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स 3n नहीं रहेंगे जब हम कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करेंगे, तो अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 3n माइनस k, मतलब 3n तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, उनमें से k जो है कॉन्स्ट्रेंट्स वो माइनस हो जाएंगे, देन जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है कॉरस्पॉन्डिंगली कितनी हो जाएंगी 3n माइनस k। सो इस टॉपिक के बेसिस पर जो है क्वेश्चन भी फॉर्म हो जाता है दैट जैसे कोई रिजिड बॉडी है एंड दैट रिजिड बॉडी के ऊपर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स उन्होंने बता दिए हैं कि बस इसी एंगल पे उसको मूव करना है या फिर ये कंडीशन है, तो आपको जो है उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने हैं। जैसे रिजिड बॉडी होती है वो नो दैट इट हैज़ 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर हमें जो क्वेश्चन में चेक करना होगा कि कितने कॉन्स्ट्रेंट्स बताए हैं, देन उनको जो है हमने यहाँ पर माइनस कर देना है एंड देन अल्टीमेटली विल गेट द फाइनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दैट बॉडी। सो इस तरीके से जो है सर्टन क्वेश्चंस भी इस टॉपिक पर फॉर्म हो जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत इजी होंगे। अब यहाँ पर आया हमारी जो मेन टर्म है जिसको हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक में डील करेंगे विच इज़ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अब जो कोऑर्डिनेट्स थे पुराने वाले, जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 z1, जिनको जो है हम r1 r2 r3 अप टू rn से रेफ़र कर रहे थे, अब जो है अब वो कोऑर्डिनेट्स तो रहे नहीं, बिकॉज दे वर इंडिकेटिंग द कोऑर्डिनेट्स जहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट प्रेजेंट नहीं था। अब हमारे पास कॉन्स्टेंट्स के टर्म में जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने रह गए हैं 3n माइनस k। तो 3n माइनस k को हमने एक नया नाम दे दिया विच इज़ f, और जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है उनको हम इंडिकेट कर रहे हैं बाय q1 q2 q3 अप टू qf, ठीक है। अब qf रह गए हैं कोऑर्डिनेट्स।
समझ लग गया ना ये कॉन्सेप्ट। जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, R1, R2, R3 अप टू Rn, वहाँ पर कोई कॉन्स्ट्रेंट प्रेजेंट नहीं था। जब हमने कॉन्स्ट्रेंट देखे k कॉन्स्ट्रेंट, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कितने रह गए, 3n-k, जिनको हमने नया नाम दे दिया f, और जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको भी न्यू नेम दे दिया बिकॉज नए कोऑर्डिनेट्स अब आ गए हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, q1, q2, q3 अप टू qf। अब इन कोऑर्डिनेट्स को, जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, दे आर सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम, और इनको हम कह देते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ये वो कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कॉन्स्ट्रेंट्स सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमें मिलेंगे। सो क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, अ सिलेंडर ऑफ मास m and radius r is rolling down without slipping on an inclined plane of angle of inclination theta. The number of generalized coordinates required to describe the motion of the system is. अब यहाँ पर जो है एक सिलेंडर है which is having mass m and radius r, और वो रोल कर रहा है inclined plane के ऊपर without slipping, rolling without slipping, और जो एंगल है वहाँ पर दैट इज़ थीटा। अब हमें यहाँ पर बताना है जो नंबर ऑफ़ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने होंगे, मतलब हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए कि हम जो मोशन ऑफ सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकें। तो अब यहाँ पर जो है हमने एक इंक्लाइन प्लेन कंसिडर किया जिसका जो थीटा है एंगल, दैट इज़ इंक्लिनेशन ऑफ इट। अब यहाँ पर जो एक सिलेंडर रोल कर रहा है, अब सिलेंडर का जो यहाँ पर टू एंगल्स आ जाएंगे, वन इज़ द आर विच इज़ द रेडियस ऑफ इट, एंड सेकेंड जो है दैट इज़ फाई एंगल। ठीक है, बिकॉज हेयर वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई। थीटा जो हमें क्वेश्चन में मैंशनड है, आर इज़ देयर, तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा फाई। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमने क्लियरली देखा जो इंक्लिनेशन थीटा है वो तो है फिक्स्ड, इट मीन्स जो आर एंड फाई है दे विल बी सफिशेंट टू डिस्क्राइब द मोशन। तो इट मीन्स जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2। तो आपको डिफरेंस समझ लग गया ना, जो कि है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में एंड जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जिन पे कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं एक्ट कर रहा उनमें जो है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर कोई कॉन्स्ट्रेंट ना होता, थीटा भी वेरी कर रहा होता, तो यहाँ पर जो है तीनों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई जो है दे विल बी द कोऑर्डिनेट्स। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कॉन्स्ट्रेंट दे दिया कि थीटा जो है वो फिक्स है, इंक्लाइन प्लेन है, थीटा फिक्स है यहाँ पर, इट मीन्स ये क्या है, एक कॉन्स्ट्रेंट। अब कॉन्स्ट्रेंट क्या है, जो 3 - 1 कितना रह गया यहाँ पर कोऑर्डिनेट 2। सो जो कॉन्स्ट्रेंट लग के जो फाइनली हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, और वो सफिशेंट होते हैं मोशन को सिस्टम की एक्सप्लेन करने के लिए। अब थीटा की हमें क्या ज़रूरत है, थीटा फिक्स है, उसकी नॉलेज की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर द वन विच आर sufficient to describe the motion of the system. So next comes the need of a transformation equation. Transformation equation जो है they are the set of mathematical equations expressing old coordinates as the function of new generalized coordinates. और ये कुछ इस तरीके से हों कि जिनसे जो है हम generalized coordinate पर जब हम कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं उनको रिमूव कर दें, देन वी गेट बैक आर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस चाहिए थी, एंड वन सच इक्वेशन है लैग्रेंजियन। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट लैग्रेंजियन इज। लैग्रेंजियन इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल L एंड इट इज़ इक्वल टू T - V। T जो है दैट इज सिंपली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर आपको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट बोथ, तो उसके बाद जो है जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो कितना इजी है लैग्रेंजियन को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन ये है फॉर नॉन कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव सिस्टम। जब नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है तो इक्वेशन देखो क्या है, d/dt कर्ल L बाय कर्ल QK डॉट माइनस कर्ल L अपॉन कर्ल QK इज इक्वल टू कैपिटल QK। जो कैपिटल QK है यहाँ पर दैट इज जनरलाइज्ड फोर्स। तो यहाँ पर दिस इज समथिंग फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, एंड कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो है जनरली वो यूज इट फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें वी विल कम अक्रॉस कंजर्वेटिव सिस्टम फॉर द मोस्ट। सो कंजर्वेटिव सिस्टम के जो इक्वेशन है दैट इज सेम, जस्ट यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो है वो 0 आ जाएगा। सो d/dt
कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू के इज इक्वल टू 0. Lagrangian इज द फंक्शन ऑफ दीज थ्री वेरिएबल्स. क्या है यहाँ पर? क्यू के डॉट क्यू के एंड टी. सो वी नो द फार्मूला ऑफ Lagrangian नाउ. अब हम Lagrangian के बेस पर जो है MCQs को सॉल्व करते हैं. ये जो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने पिक किया है ये आपके लेक्चरर फिजिक्स का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसका क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन देखो क्या है. द Lagrangian ऑफ अ फ्री पार्टिकल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय L इज इक्वल टू 1/2m r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर phi डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. द क्वांटिटी दैट कंजर्व्ड इज. तो ये हमें यहाँ पर पता करना है. उन्होंने Lagrangian गिवन है, कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी ये हमें पता करना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट जो इसकी स्टेटमेंट है बस उसको मॉडिफाई किया होगा. अलग अलग आपको Lagrangian दिए होंगे एंड आपको उन क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी. तो इस क्वेश्चन के हेल्प से जो है आप उन सब क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे. सो मैंने जो है आपको प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया है कि जो Lagrangian है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू के डॉट क्यू के एंड टी. जो क्यू के है यहाँ पर दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. सो लेट्स चेक इन द क्वेश्चन. यहाँ पर आर एंड आर डॉट है. यस, देखो फर्स्ट टर्म जो है दैट इज़ आर डॉट स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है? आर थीटा डॉट स्क्वायर. इट मीन्स आर एंड आर डॉट तो यहाँ पर है. फिर चेक करते हैं थीटा एंड थीटा डॉट है क्या. सो थीटा डॉट इज प्रेजेंट इन सेकेंड टर्म एंड थीटा इज प्रेजेंट इन थर्ड टर्म, साइन स्क्वायर थीटा. अब चेक करते हैं फाई और फाई डॉट हैं क्या यहाँ पर. तो फाई डॉट इज़ देयर इन द थर्ड टर्म लेकिन फाई यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है जो फाई क्वांटिटी है दैट विल बी कंजर्व्ड. तो फाई के बेसिस पर जो है हमने Lagrangian को सॉल्व करना है. सो यहाँ पर हमने Lagrangian लिखा. फाई को हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि फाई जो है दैट इज़ समथिंग जो कि कंजर्व हो सकता है बिकॉज फाई इज़ नॉट प्रेजेंट इन द Lagrangian गिवन. तो यहाँ पर हमने जैसे कर्ल एल अपॉन कर्ल फाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 0. और कर्ल एल अपॉन कर्ल फाई डॉट किया तो कुछ आंसर आ गया 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा फाई. अब हमारे पास जो Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन है, Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें हमने इस वैल्यूज़ को पुट कर देना है. सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? d बाई डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल फाई डॉट. बिकॉज यहाँ पर अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फाई. तो यहाँ पर हम क्यू के डॉट की जगह क्या लिख देंगे? फाई डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल फाई इज इक्वल टू 0. सो अभी हमने सॉल्व किया है. जो कर्ल एल अपॉन कर्ल फाई है दैट इज़ इक्वल टू 0. सो यहाँ पर जो d बाई डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल फाई डॉट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं कर्ल एल अपॉन कर्ल फाई डॉट जो है दैट इज़ कॉन्स्टेंट या फिर कंजर्व्ड. ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के ही आपको आइडिया हो गया था कि जो फाई वाली टर्म है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन. इसलिए वो जो है वो इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है Lagrange इक्वेशन में. तो वहाँ पर जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी विल राइट Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो फाई डॉट वाली टर्म है वो कांस्टेंट आ जाएगी. ठीक है, 1 और 2 स्टेप्स में जो है आपको इसका पता चल जाएगा अगर आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द Lagrangian ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय L इज इक्वल टू हाफ क्यू डॉट स्क्वायर प्लस क्यू इंटू क्यू डॉट माइनस हाफ क्यू स्क्वायर. तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इक्वेशन है 4 सिस्टम्स आर गिवन. फर्स्ट है हार्मोनिक ऑसिलेटर, सेकंड है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, थर्ड है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, फोर्थ है सिस्टम विद अनबाउंड मोशन. तो हमें आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि ये जो इक्वेशन है इसमें से कौन से सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है. सो क्वेश्चन में जो है हमें Lagrangian गिवन है. कॉरस्पॉन्डिंग टू इट हम जो है Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे विच इज़ d बाई डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल क्यू इज़ इक्वल टू 0. अब हमें बस डिफ्रेंशिएट करना है और इन वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है. सो डिफ्रेंशिएशन इज़ वेरी सिंपल. उसको मैं फर्दर जो है उसको और डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, आप उसको खुद कर लेना. तो यहाँ पर स्टेप क्या आ जाएगा? क्यू डबल डॉट मीन्स तब उसकी डबल जो है डिफ्रेंशिएशन होगी प्लस क्यू डॉट माइनस क्यू डॉट प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. यहाँ पर क्यू डॉट से क्यू डॉट कैंसिल हो गया. वट वी आर लेफ्ट विद क्यू डबल डॉट प्लस क्यू इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हमें जो है ये क्लियरली कुछ इक्वेशन लग रही है SHM की. SHM में भी ऐसा ही होता है. एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है क्यू डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू.
सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वंस आपकी जो है यहाँ पर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने पर जो ग्राफ बन जाएगी, आफ्टर दैट इट विल बी सो ईजी फॉर यू टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। So next question है, a particle of mass m is constrained to move in a vertical plane along a trajectory given by x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta, where a is constant, the Lagrangian of the particle is। तो यहाँ पर जो है हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें यहाँ पर खुद लैग्रेंजियन जो है उसको फॉर्म करना है। ठीक है, तो एल हमें गिवन नहीं है, वी नीड टू फॉर्म एल ओवर हियर। तो देखो उसको कैसे करेंगे। सो जब हमने लैग्रेंजियन पढ़ा था, आई टोल्ड यू जो लैग्रेंजियन है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब बस जो है हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ करना है। काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ mgx। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली y लिख दिया बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, द मोशन इज अलोंग वर्टिकल प्लेन। तो पहले ही मैंने यहाँ पर जो है इसको y पुट कर दिया। अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी प्रॉपर वैल्यू पुट कर देते हैं। सो क्वेश्चन में तो उन्होंने हमें x एंड y दिया है। जो वेलोसिटी होती है वो वी नो दैट उसको हम x डॉट y डॉट से इंडिकेट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको प्रॉपरली हम कैसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी को, हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। अब x एंड y तो क्वेश्चन में गिवन है, वी जस्ट नीड टू डिफरेंशिएट देम और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और हमें हमारा लैग्रेंजियन जो है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। बस अब हमें इनको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है एंड जो हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जब हमने डिफरेंशिएट किया x डॉट एंड y डॉट, अब हमने उसको प्लस किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हाफ m a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mg a साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो है अलग अलग टाइप के लैग्रेंजियन के बेसिस पे जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उनको डिस्कस किया, कैसे जो है हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे जो है लैग्रेंजियन की हेल्प से हम कंजर्व्ड क्वांटिटी जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी कंजर्व हो रही है। लैग्रेंजियन गिवन है अगर, ठीक है, तो हम इक्वेशन देख सकते हैं कौन से सिस्टम की इक्वेशन है, एंड अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो वहाँ से जो है हम लैग्रेंजियन को फॉर्म भी कर सकते हैं जस्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आज की वीडियो जो है आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ठीक है, इफ़ दैट इज़ सो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज ऐसी और वीडियोज़ आई विल कीप अपलोडिंग। थैंक यू सो मच।